नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है समय का फेर। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी में दो भाई हैं जो बिछड़ जाते हैं। किस तरह से मिलते हैं, समय के फेर में पड़ते हुए कैसे आखिर मिलते हैं। कहानी में इस बात को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। समय का फेर। नोएडा सेक्टर 45। आज इतवार होने से मैंने बाजार जाने का मन बनाया। थैली हाथ में लिए मैं फाटक पर रिक्शा लेने पहुंचा। एक ई रिक्शा वाला सामने आया। मैंने कहा, छलेरा जाकर वापस आना है, कितना लोगे? रिक्शे वाला ने कहा, साहब 100 रुपये हो जाएगा। छलेरा तो 10 रुपये सवारी में चलता है। साहब, रिक्शा वाला अजीजी से बोला, सवारी में तो हम लोग 5 बिठाते हैं और आपको तो जाकर वापस भी आना है और वहां रुकना भी है। वह रिक्शा वाला करीब 25-30 साल का युवक था और बड़े आदर से विनम्रता से बात कर रहा था। फिर मैंने उसकी बात को ज़्यादा नहीं खींचा और ठीक है कहते हुए रिक्शा में बैठ गया। लेकिन मैंने रिक्शा में बैठने से पहले रिक्शा का नंबर नोट कर लिया। मुंबई में 25 साल रहने के बाद मुझे यह आदत पड़ गई है। अपने बच्चों के यहाँ दिल्ली में कभी कभी जाता हूँ, तब मेरे लिए रिक्शा का नंबर नोट करना स्वाभाविक है। छलेरा पहुंचने पर मैं करीब 30 मिनट में रिलायंस रिटेल से सामान लेकर बाहर आया। मेरा रिक्शा वाला मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह कहीं आसपास गया होगा, यह सोचकर मैंने पास की एक दुकान से जलेबी खरीदी और बाहर आकर फिर देखने लगा। मैंने देखा कि मेरा रिक्शा वाला रास्ते के दूसरी तरफ खड़ा था। मैं जाकर रिक्शा में जा बैठा। रिक्शा वाला जो अब तक बाहर ही खड़ा था, उसने अंदर झुककर मुझसे पूछा, कहाँ जाना है साहब? उसका यह सवाल सुनकर मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि युवक तो मुझे वही लग रहा था जो मुझे यहाँ लाया था। मैंने कहा, अरे भाई, भूल गए क्या तुम? सेक्टर 45 से अभी तो तुम मुझे यहाँ लाकर छोड़े हो और जैसा कि तय हुआ था कि तुम थोड़ी देर रुके हो मेरे लिए, अब मुझे वापस ले चलना है तुम्हें। इसका 100 रुपया तुमने मुझसे तय किया है। रिक्शे वाला भी हैरान हो गया। आपको कोई गलतफहमी हो रही है साहब। सवारी तो 25 किलोमीटर दूर से अभी अभी लेता आ रहा हूँ यहाँ, और अभी आकर खड़ा ही हुआ हूँ कि आप रिक्शा में आप बैठे। रिक्शे वाले ने मेरी बात से साफ इनकार कर दिया कि वह मेरा पहले वाला रिक्शे वाला है। उसने यह भी कहा कि वह मुझे इसके पहले कभी मिला भी नहीं है। लेकिन मुझे यकीन था कि युवक तो वही है जो मुझे यहाँ लाया था, क्योंकि उसका चेहरा मैं इतने जल्दी से कैसे भूल जाता। अभी तो उतरा था। मेरी उससे बहस होने लगी और इस बीच कुछ और लोग भी जमा हो गए हमारे आसपास। तब मुझे याद आया कि क्यों ना रिक्शा का नंबर मिलाकर मैं देख लूं, जो मेरे पास लिखा हुआ ही था। जब मैंने रिक्शा का नंबर मिलाकर देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। यह रिक्शा अलग था। अब मेरे मन में यह ख्याल पक्का हो गया था कि जरूर ये दोनों रिक्शा चालक जुड़वा भाई ही होने चाहिए। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने रवि बताया। रवि को बाजार में स्थित होटल में मैं चाय पीने ले गया, जिससे कि मैं उसके साथ बातें करके उसके बारे में कुछ जानकारी ले पाऊँ। रवि ने जब मुझे बताया कि उसका परिवार उत्तर प्रदेश के मोरनी गांव से है, तब मैंने उससे पूछा, फिर यहाँ कैसे? बोला, कुछ साल हो गए, अब यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सलोनी गांव में रहने आ गए हैं। माँ बाप भी अभी जिंदा हैं और घर में वे तीनों ही हैं। रवि ही रिक्शा चलाकर घर का खर्चा चलाता है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई भाई भी है क्या, तब उसने कहा उसे तो याद नहीं कि उसका कोई भाई कभी था। मैं रवि को अपनी कार में साथ लिए उसके घर उसके माँ बाप से मिलने निकल पड़ा। मैंने उनको उस दिन का सारा घटनाक्रम सुना दिया। रवि के पिता ने बड़े दुख के साथ कहा कि हाँ, उनका पहला बेटा राजू था, जो 5 साल का था तब गांव में बाढ़ आ गई थी और करीब आधा गांव बाढ़ में बह गया था। उस रात राजू भी बाढ़ में खो गया था। ऐसा बह गया कि आज तक मिला ही नहीं। पुलिस और सरकार दोनों की मदद से भी कुछ पता नहीं चल पाया। उस हादसे के 1 साल बाद रवि का जन्म हुआ। आश्चर्य की बात यह रही कि रवि भी दिखने में राजू जैसा ही लगता है, और इस बात से ही उन दोनों को राजू के खो जाने के दुख से बाहर आने में मदद मिली। और यही वजह है कि रवि को उसका कोई भाई था यह मालूम नहीं था। उन्होंने बाद में कभी राजू की बात छेड़कर अपने आप को दुखी नहीं किया था।
इसी वजह से रवि को उसका कोई भाई भी था, इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहां से निकलते वक्त मैंने देखा कि रवि के माँ बाप के चेहरे पर आनंदित भाव है, खुशी के भाव है। राजू जिंदा है, यह बात उनके मन में घर कर गई और मिलने की उम्मीद की खुशी उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। वे दोनों मुझे बार बार विनती कर रहे थे कि मैं उन्हें राजू से मिलाने में आगे और उनकी सहायता करूं, तो वे मेरा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया, कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। रूपचंद 33-34 साल का एक जेल से भागा हुआ आपराधिक गुंडा था। मोरनी गांव की एक बस्ती में वह जेल से भागकर उस रात पहुंचा था। किसी पुराने खंडर से मकान के बरामदे में वह बारिश से बचने की कोशिश में लगा था कि गांव में नदी का पानी घुस आया। सवेरा होने तक बारिश रुक गई और गांव में घुसा पानी भी उतर गया। रूपचंद ने जिस मकान में पनाह ली वह थोड़ा सा ऊंचाई पर था। बड़े सवेरे रूपचंद वहां से पैदल ही निकल पड़ा दूसरे गांव जाने के लिए। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद एक कच्ची सड़क से गुजरते वक्त उसने देखा कि एक 5 साल का बालक वहां सुनसान जगह में बेसुध सा पड़ा हुआ है। उसने पास जाकर बालक को हिला डुला कर देखा तो उसे लगा कि बालक जिंदा है। तब उसने उसके ऊपर पास के पोखर से पानी लाकर छिड़का। बालक को होश आ गया। बालक को देखकर रूपचंद को अच्छा लगा। रूपचंद उस बालक को प्रताप के नाम से पुकारने लगा और अपना बेटा बताते हुए अपने साथ साथ गांव गांव घुमाने लगा। रूपचंद का यूं चोरी चकारी करना, लोगों के जान माल पर नुकसान पहुंचाना और हर 4 दिन में एक गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए निकल भागना, अपने को छुपते छुपाते फिरना, ये सब प्रताप को बिल्कुल भी अच्छा न लगता, क्योंकि वह एक भले परिवार से था और इस तरह के क्रियाकलाप उसने अपने जीवन में कभी देखे नहीं थे। पर वह कर ही क्या सकता था, बालक था। उस समय पूरे संसार में एक रूपचंद जिसने उसे सहारा दिया था वही उसका अपना था। इस तरह 5 साल बीत गए। अब प्रताप 10 वर्ष का होने आ गया और तभी एक दिन वह प्रताप को साथ लिए किसी दूसरे अपराधी से मिलने मुंबई आया। दादर स्टेशन पर भीड़ बहुत थी, इस वजह से लोकल ट्रेन आते ही भगदड़ मच गई। रूपचंद से प्रताप का हाथ छूट गया और भीड़ के धक्के से प्रताप ट्रेन में धकिया गया। रूपचंद लाख कोशिश करने के बाद भी बाकी भीड़ के साथ नीचे ही रह गया और ट्रेन चल भी दी। ट्रेन करजत स्टेशन पर जाकर खाली हो गई। प्रताप ने जब देखा कि सब लोग उतर गए, ट्रेन खाली हो गई, तब उसे डर सा लगा और वह भी वहीं उतर गया। अगले 2-3 दिन तक वह स्टेशन पर ही इधर उधर घूमता रहा। उसने सोचा रूपचंद शायद उसे ढूंढते हुए यहीं आकर मिल सकता है। उन्हीं दिनों उसका परिचय एक टी स्टॉल पर काम करने वाले लड़के से हो गया। उस लड़के का नाम दिनेश था। दिनेश करीब 17 साल का था। दिनेश अपने दोस्त की मदद से प्रताप को करजत के एक फार्म हाउस के मालिक के यहाँ काम ढूंढने के लिए ले गया। फार्म हाउस एक रिसोर्ट ही था जहाँ शनिवार रविवार की छुट्टी बिताने लोग सपरिवार आते रहते। प्रताप की उम्र सिर्फ 10 साल होने की वजह से उसे पहले तो काम से मना कर दिया गया। जब उसने बहुत विनती की तो उसे छोटे मोटे काम पर लगा दिया गया जो वह कर सके। 2 महीने यूं गुजर गए। एक दिन एक रईस परिवार इन 2 महीनों में दूसरी बार रिसोर्ट में आया था। प्रताप को पता चला कि इससे पहले वे कई बार आ चुके हैं इस रिसोर्ट में। उनका नाम मेहता साहब था और वे रिसोर्ट के मालिक के मित्र भी थे। प्रताप उनके चाय नाश्ते का ऑर्डर लिए रूम में पहुंचा तो उन्होंने लॉन में नाश्ता लगाने को कहा। प्रताप नाश्ता लगाकर थोड़ी दूर पर अगले ऑर्डर की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। तभी मेहता मैडम ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। प्रताप से उन्होंने उसके बारे में पूछा और कहा कि क्या उसे पढ़ना अच्छा लगता है। अगर उसे मौका लगा तो क्या वह पढ़ेगा, स्कूल जाएगा। प्रताप बोला, नहीं मैडम जी, मैंने तो कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन मैं पढ़ना जरूर चाहता हूँ। अगर मौका लगा तो मैं जरूर पढ़ूंगा। कुछ दिनों के बाद रिसोर्ट के मालिक ने प्रताप को अपने पास बुलाकर कहा कि आज उसे मेहता साहब लेने आएंगे। उसे मेहता साहब के साथ उनके घर जाना है। प्रताप को आश्चर्य हुआ। उसने मालिक से पूछा, मालिक, मुझसे कोई गलती हुई है क्या जो आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रताप, वे तुम्हें साथ में ले जाने के लिए आए हैं।
तुम्हारी पढ़ने की ललक देखकर उन्होंने तुम्हें पढ़ाने का विचार किया है। तुम उनके साथ जाना, वे तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगे। जब मेहता साहब आए तो प्रताप उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले प्रताप ने रिसॉर्ट के मालिक के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। बालक के संस्कार इतने अच्छे देखकर मेहता साहब और उनकी पत्नी दोनों को बड़ा अच्छा लगा। मेहता परिवार बहुत रईस खानदान था और उनके कई कारोबार थे जो कि देश भर में ही फैले थे। मेहता परिवार की छत्र छाया में प्रताप काम और पढ़ाई में इतना व्यस्त रहा कि साल कैसे गुजर गए पता न चला। एक साल भी व्यर्थ न गवाते हुए उसने शिक्षा पूरी की। पहले की कुछ कक्षाएं तो उसने डबल प्रमोशन में कर ली। 5वीं तक की कक्षाएं तो उसने 3 साल में ही पूरी कर ली। प्रताप बीए स्नातक फर्स्ट क्लास में पास हो गया। पुणे शहर में स्थित मेहता कंपनी के पेट्रोल पंप पर वह अब काम करने लगा और साथ में आगे की पढ़ाई भी कर रहा था। प्रताप तेज दिमाग था, मेहनती था, विनम्र भी था और शालीन और सत्यवादी भी था। इन सब गुणों से वह मेहता दंपत्ति का लाडला बन गया था। लेकिन जीवन में कल क्या होगा, समय किस तरह से फेरे में ले लेगा, कोई नहीं जानता। कुछ दिन पहले रूपचंद ने प्रताप को पेट्रोल पंप पर देखा। उसे देखते ही उसका मन आनंद की हिलोरे लेने लगा। उसे मन में संदेह हुआ कि हो न हो यह उसका प्रताप ही है। कुछ दिन इर्द गिर्द मंडराने के पश्चात उसने वहां के लोगों से बात करके उसका नाम जान लिया। नाम जानने के बाद तो उसे यकीन ही हो गया कि यह तो उसी का प्रताप है। फिर एक दिन पेट्रोल पंप पर रूपचंद प्रताप के सामने आ खड़ा हुआ। रूपचंद को यूं अचानक अपने सामने पाकर प्रताप भयभीत हो गया। उसे लगा कि रूपचंद उसे बालिग देखकर उसे अपने काले कारनामों में साझेदार बनाने के लिए मजबूर न करे। अब तो रूपचंद रोज पेट्रोल पंप पर आ आकर मीठी मीठी बातें करके प्रताप को अपने झांसे में लेने का प्रयास करने लगा। उसे डराने धमकाने लगा, पेट्रोल पंप का गल्ला लूटने की और मेहता परिवार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात करने लगा। और इस काम के लिए वह प्रताप की सहायता चाहता था। वह चाहता था कि प्रताप इस सब में उसकी सहायता करे, क्योंकि प्रताप मेहता परिवार के साथ ही रहता था और उनके बंगले में कहाँ क्या रखा है प्रताप को पूरी जानकारी थी। प्रताप मन ही मन डर गया। उसे लगा कि मेहता परिवार जो उसका अन्नदाता है, भगवान तुल्य है, उसके कारण किसी तकलीफ में न आ जाए। प्रताप का मन ये सोचकर दहशत से भर गया था कि आगे क्या होगा। रात को उसे नींद न आती। सारी सारी रात वह करवटें बदल बदल कर जाग कर ही काटता। मन की दोलायमान स्थिति से परेशान होकर प्रताप ने सोचा कि मेरी वजह से मैं मेहता परिवार को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। प्रताप एक रात चुपचाप दिल्ली भाग गया। इस बात को 1 साल होना जा रहा था। प्रताप गुजर बसर के लिए ई रिक्शा चलाता और सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। दिल्ली की एक पिछड़ी बस्ती में रहता था। वह ई रिक्शा चलाता है जिससे कि उसे परीक्षा की पढ़ाई के लिए आवश्यक समय और पैसा दोनों मिले। अभी 2 दिन पहले ही उसे सफलता मिली और वो बहुत खुश था। उसे दिल्ली पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक की नौकरी का नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया था। परिवहन कार्यालय से रिक्शा मालिक का पता निकालकर मैं और रवि उस पते पर बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए। दरवाजा हम लोगों ने धड़कते हृदय से ही खटखटाया। दरवाजा खोला तो सामने पहचाना चेहरा देखकर हमें बड़ी खुशी महसूस हुई। आखिर हम सही जगह पर ही पहुंचे थे। लेकिन मुझे देखकर वह लड़का हैरान और आश्चर्यचकित दिखा। उसने हम दोनों को फिर भी बड़े आदर के साथ अंदर बुलाया। मैंने और रवि ने अपना अपना परिचय दिया और प्रताप ने अपना। मैंने प्रताप को सारा किस्सा बयान किया कि किस हालत में और कैसे छलेरा में रवि से मेरी मुलाकात हुई थी, कैसे रवि के माता पिता से पता चला कि उनका पहला बेटा बचपन में बाढ़ में खो गया था और कैसे हम प्रताप के घर तक पहुंचे। जब रवि और प्रताप ने एक दूसरे को ध्यान से देखा तो उनको भी यकीन हो गया कि वे दोनों हमशक्ल जैसे दिखते हैं। रवि को यकीन हो गया कि मैं जो कह रहा था वह सच निकला। प्रताप और रवि से अब और रहा नहीं गया। वे दोनों उठकर गले मिल गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर मेरा मन भी भावुक हो उठा। मेरी आंखें भी खुशी के आंसुओं से छलछला गई। प्रताप ने यह भी बताया कि मुझे छलेरा छोड़कर जब वह इंतजार कर रहा था
तभी उसे उसके एक दोस्त ने फ़ोन करके बताया था कि पुलिस की नौकरी का परिणाम घोषित हो गया था, इसलिए वह जल्दी से जल्द जाकर अपना रिजल्ट देखे। प्रताप को तब कुछ भी सूझबूझ नहीं रही और हड़बड़ाहट में वह छलेरा से तत्काल ही निकल पड़ा था। प्रताप का मन भी अब अपने माँ बाप से मिलने को अधीर हो रहा था। वह मुझे कहने लगा कि वह अभी हम लोगों के साथ अपने माता पिता से मिलने गाँव जाना चाहता है तथा वहीं माता पिता के सामने ही वह अपने जीवन की सारी हकीकत भी बयां करेगा। हम भी इस बात से सहमत हो गए। तभी प्रताप अंदर जाकर मिठाई ले आया और रवि और मुझे देते हुए कहने लगा कि मिठाई खिलाने के दो कारण हैं। एक तो उसे अपना खोया हुआ परिवार मिला है, यह सबसे बड़ा कारण है, और दूसरा उसे दिल्ली पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक की पक्की नौकरी का नियुक्ति पत्र 2 दिन पहले ही मिला था। सलोनी गांव। रवि, प्रताप और उन दोनों के माता पिता बातों में काफी समय से लगे हुए थे, मानो जैसे पिछले 21-22 साल की जिंदगी एक ही लम्हे में जीने की कोशिश कर रहे हों। मैं भी यह दृश्य देखकर बहुत खुश था। इस परिवार की खुशियां देखकर मुझे यकीन हुआ कि मेरा जीवन सफल और सार्थक हो गया। कुछ तो अच्छा काम हाथ से हुआ। मैं भी अब राजू यानी कि प्रताप और रवि के परिवार का हिस्सा बन गया। हम सारे एक दिन मेहता परिवार से मिलने गए। राजू मेहता साहब और उनकी पत्नी के समक्ष सारी बातें खूब अच्छे से बताने लगा। मैं भी अपनी ओर से पुष्टि करता रहा। राजू ने यह भी बताया कि उसे मेहता जी को न बताते हुए अचानक यूं पुणे से क्यों जाना पड़ा और उसने इसके लिए उनके पांव छूकर माफी भी मांगी। मेहता साहब और उनकी पत्नी को इस बात का गर्व महसूस हुआ कि जो उन्होंने राजू की मदद की उसे राजू ने वक्त न गवाते हुए निष्ठापूर्वक सार्थक भी कर दिखाया। अब वह पुलिस उप निरीक्षक जो बन गया है। मेहता परिवार को यह भी खुशी है राजू को अपना परिवार मिल गया। मेहता जी मेरी सूझबूझ की सराहना करते हुए मुझे दिल से शुक्रिया अदा करने लगे। मित्रों, यह प्यारी सी कहानी उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मित्रों, बताइए, क्या प्रताप का इस तरह घर से भाग जाना उचित था या उसे रूपचंद के विषय में मेहता साहब को बता देना चाहिए था, जिससे वे उसकी समय पर सहायता कर देते? सोचिए, अगर उसके जैसा होनहार बालक रूपचंद के साय में पलकर बड़ा होता तो उसका भविष्य क्या होता, वह बड़ा होकर क्या बनता। लेकिन दुनिया में जहाँ रूपचंद जैसे बदमाश लोग हैं, वहीं मेहता दंपत्ति जैसे भले लोग भी हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो बेसहारा बच्चों की सहायता करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए न केवल प्रोत्साहित करते हैं बल्कि जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर संभव उनकी मदद भी करते हैं। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।